नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल 2023 की परीक्षा के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डेली बेसिस पर आपके साथ 30 प्रश्न साझा किए जाएंगे। ये जो 30 प्रश्न आपके होंगे, ये एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो डेली बेसिस पर इस प्रैक्टिस सेट को आप अवश्य लगाया कीजिएगा अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। तो यह हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। आपको बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो फटाक से इसका आंसर देने की आप कोशिश करिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो डायनामो होता है। डायनामो का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यानी कि ऑप्शन जो आपका इस प्रश्न का डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। डायनामो क्या कार्य करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य जो है डायनामो के द्वारा किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगर हम इस प्रश्न का ठीक उल्टा कर दें, अगर प्रश्न में आपसे पूछ लिया होता कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तब इसका आंसर क्या हो गया होता? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? तो इसका तब आंसर आपका हो जाता है विद्युत मोटर। तो दोनों आपको याद रखना है। जो आपकी विद्युत मोटर होती है इसका कार्य क्या होता है? यह डायनामो से ठीक उल्टा यह कार्य करती है। तो विद्युत मोटर क्या कार्य करती है? यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, नोटिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जो विद्युत मोटर होती है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और आपका जो डायनामो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री का बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक को किसके द्वारा अशांति का जनक कहा गया था? आपको बताना है। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? बहुत ही शानदार सा प्रश्न आपके सामने है। तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा गया था किसके द्वारा? तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। यानी कि ऑप्शन जो आपका इस प्रश्न का है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को जो वैलेंटाइन सिरोल था इसने अशांति का जनक कहा था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए गए थे। आइए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके द्वारा दो इम्पॉर्टेंट उत्सव की शुरुआत करी गई थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो इम्पॉर्टेंट उत्सव स्टार्ट किए गए थे। एक था आपका गणपति उत्सव, आप याद रखिएगा, गणपति उत्सव। गणपति उत्सव की जो शुरुआत है 1893 में करी गई थी, 1893 में। और इसके बाद एक उत्सव था शिवाजी उत्सव। तो ये दोनों उत्सव, गणपति उत्सव 1893 में, शिवाजी उत्सव आपका 1895 में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में। इसके अलावा इनकी मृत्यु कब होती है? कई बार एग्जाम इनकी मृत्यु से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु है यह कब होती है? जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन शुरू होता है। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट होता है? आपको पता होना चाहिए, 1 अगस्त 1920 को। तो 1 अगस्त 1920 को जब आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है तो ठीक इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपसे इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना भी करी गई थी। आपको पता होगा भारत में 2 होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी। एक होम रूल लीग थी आपकी एनी बेसेंट की, और दूसरी होम रूल लीग थी किसकी? तो बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक वाली जो होम रूल लीग थी इसकी जो स्थापना थी
16 अप्रैल 1916 को करी गई थी बेलगांव में। तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं, आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनके द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई थी जो बार बार एग्जाम में पूछी आती हैं कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं। तो आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली पुस्तक आपको याद रखनी है केसरी। बाल गंगाधर तिलक की सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक जो बार बार एग्जाम में पूछी गई वो है केसरी है। केसरी किस भाषा में लिखी गई थी आपको पता होना चाहिए। जो केसरी पुस्तक थी यह मराठी लैंग्वेज में लिखी गई थी। किस लैंग्वेज में? तो मराठी में लिखी गई थी। इसके अलावा दूसरी थी एक मराठा। यह किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो मराठा को लिखा गया था इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में मराठा को लिखा गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा गीता रहस्य को भी किसने लिखा था? तो गीता रहस्य को भी लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो अभी के लिए इतनी सारी चीज़ें आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में याद रखनी है। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? फेमस प्रसिद्ध प्लासी का जो युद्ध था यह कब लड़ा गया था? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो प्लासी का युद्ध था यह 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किसके मध्य? तो बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में किसकी पराजय होती है? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में पराजय होती है। इसके बाद जब अंग्रेजों के साथ यह युद्ध लड़ा गया था तो उस समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो आप याद रखिएगा, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था उस समय प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का सेनापति था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किसके मध्य? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब की सेना के मध्य लड़ा गया था। उस समय बंगाल और कंपनी की सेना का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। सिराजुद्दौला की जो है इस युद्ध में पराजय हो जाती है प्लासी के युद्ध में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और अंग्रेजी सेनापति कौन था प्लासी के युद्ध में? तो रॉबर्ट क्लाइव था। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट है। ये दोनों युद्ध जो है आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में ये दोनों युद्ध पूछे गए हैं। तो बक्सर का युद्ध आपका कब लड़ा गया था? तो आप याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 अंग्रेजों के मध्य और भारत की तरफ से 3 सेनाओं ने इस युद्ध को लड़ा था। उन तीनों सेनाओं के बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो राइट आंसर सबसे पहले आप याद कर लीजिए, यहाँ पे 22 अक्टूबर 1764 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 22 अक्टूबर 1764 को आपको बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों और भारत की तरफ से किसने युद्ध लड़ा था? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इसके अलावा अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, इन तीनों की सेनाओं ने मिलकर जो है यह बक्सर का युद्ध लड़ा था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस युद्ध में किसकी जीत होती है? तो इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है। और अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेजी सेना का सेनापति तो हेक्टर मुनरो जो था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति था। तो दोनों युद्ध में अलग अलग सेनापति थे। प्लासी के युद्ध में आपका रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों का सेनापति और बक्सर के युद्ध में जो है हेक्टर मुनरो था अंग्रेजों का सेनापति। इन दोनों युद्ध में जो है किसकी जीत होती है? तो अंग्रेजों की जीत होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और इसमें यह पॉलिटी का संविधान का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तरफ आपको स्रोत दिए गए हैं, एक तरफ देश दिया गया है। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा स्रोत जो है इसमें गलत मतलब सुमेलित नहीं है, उसकी आपको पहचान करनी है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रावधान से रिलेटेड कि कौन कौन से प्रावधान हमने किस देश से लिए हुए हैं। काफ़ी एग्जामिनर का ये अच्छा टॉपिक रहा है, बार बार एग्जाम में प्रश्न इससे बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर दीजिए आप। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है, इसको हमने कहाँ से ग्रहण किया था? तो अमेरिका से लिया था। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत हमने अमेरिका से लिया था। प्रस्तावना की भाषा को हमने कहाँ से लिया है? जो प्रस्तावना की भाषा है हमारा जो प्रियम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है उसकी भाषा को हमने कहाँ से लिया है? तो यह आपका गलत दिया गया है यहाँ पे।
यहाँ पर ऑप्शन बी भी आपका बिल्कुल सही है। प्रस्तावना की भाषा को हमने कहाँ से लिया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और न्यायिक पुनर्विलोकन को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और संघात्मक जो विशेषताएं हमारी हैं इसको हमने कनाडा के संविधान से लिया, यह भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यह जो कॉन्सेप्ट है, यह जो प्रावधान है, हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो यह हमने लिया हुआ है जापान से। तो यहाँ पे आपका जर्मनी दिया गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे जर्मनी की जगह आपका क्या होगा, तो जापान होगा। जापान देश के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है उसको लिया हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं जर्मनी से हमने क्या लिया था, तो जर्मनी से हमने लिया था आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन का जो प्रावधान था उसको हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सुमेलित नहीं था, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में यानी कि जाड़े के समय में जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है, किस कारण से जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया में जो है शीत ऋतु में वर्षा होने का कारण क्या है, आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है उत्तर पश्चिम एरिया में शीत ऋतु में वर्षा देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक को लिखा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इन्हीं के द्वारा यह फेमस पुस्तक लिखी गई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का मरीज हम कहते हैं। यूरोप का मरीज हम किसे कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यूरोप का मरीज कहा जाता है किसको, टर्की को। अब इसका नाम तुर्किये हो गया, आपको पता होगा। अब इसका नाम क्या हो गया, तो अब इसका नाम हो गया है तुर्किये। तो इसी को जो है यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राज्य का महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद से लिया गया। जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, जिसको हम राज्य का यानी कि स्टेट का, राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है उसको हम राज्य का महाधिवक्ता कहते हैं। तो यह किस अनुच्छेद से रिलेटेड है आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा, राज्य का महाधिवक्ता का जो प्रावधान है अनुच्छेद 165 से लिया गया, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और राज्य का जो महाधिवक्ता होता है यह राज्य का एकदम उच्च सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, कानूनी सलाहकार कौन होता है सर्वोच्च, तो आप याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ये भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। किस आर्टिकल के तहत आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज़ादी के पश्चात पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। आज़ादी के पश्चात पहली बार जो परिसीमन आयोग था इसका गठन कब किया गया था, आपको इसका जवाब देना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहली बार जो परिसीमन आयोग था इसका गठन कब किया गया था। तो आप याद रखिएगा पहली बार परिसीमन आयोग का जो गठन था 1952 में किया गया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा, पहली बार 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है आपके और डीलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग के बारे में। तो यह जो आपका परिसीमन आयोग होता है इसको हम बाउंड्री कमीशन यानी कि सीमा आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपका परिसीमन आयोग होता है इसको हम बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक जनगणना के बाद जो है भारत की संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा।
प्रत्येक जनगणना के बाद, आप याद रखिएगा, प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद के द्वारा, यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट होती है उसके द्वारा हमारे संविधान का जो आर्टिकल 82 है उसी के तहत जो है परिसीमन अधिनियम को लागू किया जाता है। परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह संस्था या निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद पहली बार जो परिसीमन आयोग था इसका गठन किया गया था 1952 में। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, पहली बार जो परिसीमन आयोग था इसका गठन कब किया गया था, तो 1952 में पहली बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। वहीं दूसरा 1963 में हुआ था और तीसरा आपका 1973 में हुआ था और चौथा आपका 2022 में, मतलब 2000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 होगा, यहाँ पे 22 नहीं 2002 होगा। 2002 में आपका तीसरा मतलब चौथा वाला परिसीमन आयोग था। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो है 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया। पहली बार 1952 में हुआ था, दूसरी बार 1963 में हुआ था, तीसरी बार 1973 में हुआ था और चौथी बार आपका 2002 में हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा मतदान की जो उम्र थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था, आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था इसी के तहत जो है मतदान की जो उम्र थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सीमा साझा नहीं करता है भूटान के साथ, इसमें से कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इसका जवाब आपको देना है। फटाक से इसका आंसर दीजिए आप, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और वे हमारे किन राज्यों से सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से राज्य उनसे सीमा साझा करते हैं। इस प्रकार के टॉपिक को आप जरूर तैयार करके एग्जाम में बैठा कीजिए। तो प्रश्न का आंसर दीजिए आप कि जो आपका पड़ोसी देश भूटान है यह किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, इसमें से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहली चीज़ आप याद रखिए कि भूटान जो है टोटल 4 राज्यों के साथ बाउंड्री साझा करता है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो असम के साथ यह सबसे लंबी सीमा साझा करता है भूटान, फिर आपका सिक्किम हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इसमें से आपका मेघालय राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है भूटान। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। सिक्किम के साथ करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है, पश्चिम बंगाल के साथ करता है और सबसे लंबी सीमा जो है असम के साथ साझा करता है भूटान। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। टोटल जो है 699 किलोमीटर की जो सीमा है साझा करता है आपका भूटान भारत के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक तरफ जलप्रपात दिए गए हैं और एक तरफ नदी दी गई है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से जलप्रपात का ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, जोग जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात जो आपका है किस नदी पर दिया गया है, यहाँ पे दिया गया नर्मदा नदी पर, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपका पहला वाला ही ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। यहाँ पे नर्मदा नदी पर नहीं है जोग जलप्रपात, बल्कि किस नदी पर है, तो ये आपका शरावती नदी पर है। जो जोग जलप्रपात है आपका किस नदी पर है, तो शरावती रिवर पर है। वहीं पुनासा जलप्रपात आपका किस पर है, तो आपका पुनासा जलप्रपात आपका हो जाएगा नर्मदा नदी पर, बिल्कुल सही दिया गया है। हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पर हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया गया है। झारखंड में जो है आपको मिलेगा हुंडरू जलप्रपात। इसके बाद शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कहाँ पर है, तो आपका जो शिव समुद्रम जलप्रपात है कर्नाटक में कावेरी नदी पर मिलेगा आपको शिव समुद्रम जलप्रपात। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका सुमेलित नहीं था, यहाँ पे शरावती नदी पर आपका होगा सही आंसर। जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसे हम लोक हितवादी के नाम से जानते हैं, लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख को जो है लोक हितवादी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक हितवादी हम कहते हैं गोपाल हरि देशमुख को। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। जो आपका इलेक्शन कमीशन है इसकी स्थापना किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, आपको बताना है। तो काफ़ी सिंपल सा आर्टिकल है,
राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर्टिकल 324 के तहत जो है चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 324। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत है यह कब की गई थी आपको बताना है। काफ़ी फेमस पुरस्कार आपके होते हैं ऑस्कर पुरस्कार, इनसे प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के सेक्शन में भी पूछे जाते हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1929 में। 1929 में जो है ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आप याद रखिएगा, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय आपको मिलेगा मलेशिया में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, मलेशिया में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। फटाक से इसका आंसर दीजिए आप कि पृथ्वी के हमारे सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा शुक्र, आप याद रखिएगा जो शुक्र ग्रह है यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह माना जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है और सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह होता है और शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी हम कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया बहुत बार कि पृथ्वी की जुड़वा बहन हम किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है यह हम शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। किस कारण से कहते हैं, तो आकार एवं बनावट में समानता के कारण पृथ्वी की बहन हम कहते हैं शुक्र ग्रह को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और यह जो शुक्र ग्रह है इसको हम भोर एवं सांझ का तारा भी कहते हैं। यह अत्यधिक गर्म ग्रह है और यह सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। जो 10 डिग्री चैनल है यह किसको अलग करता है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर देने की आप कोशिश करिए कि जो 10 डिग्री चैनल है यह किसको अलग करता है। तो आपका जो 10 डिग्री चैनल है यह किसको अलग करता है, तो अंडमान तथा निकोबार, अंडमान को निकोबार से यह अलग करता है। यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडमान को निकोबार से जो है अलग करता है आपका 10 डिग्री चैनल, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य का वह प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को मतलब राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा। यानी कि जो प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उनके इसमें से कौन से नाम नहीं थे, आपको उसकी पहचान करनी है। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही व्यक्ति का नाम है, लेकिन इनको समुद्रगुप्त हम नहीं कहते थे। तो आप इसे याद देखिएगा, चाणक्य का नाम कहीं विष्णुगुप्त ही था और विष्णुगुप्त को हम कौटिल्य भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिए कि तीनों जो है नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद, और इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े क्षेत्र से मेल नहीं खाता। यानी कि यहाँ पे 4 आपके महाद्वीप दिए गए हैं और इनका सबसे बड़ा एरिया दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से मेल खाता है, इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश इंडिया है, बिल्कुल गलत दिया गया यहाँ पे। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश यूएसए, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है। और इसके अलावा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन डी वाला आपका सुमेलित था। जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसका जो सबसे बड़ा देश है यह आपका ब्राज़ील हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सुमेलित था, बाकी तीनों आपके सुमेलित नहीं थे। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि इन तीनों महाद्वीप के सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें असंगत का आपको मिलान करना है। असंगत मतलब असंगत को आपको पहचानना है कि इसमें से असंगत कौन सा है, कौन सा इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी का आपका कौन सा हो जाएगा, ब्लू व्हेल, बिल्कुल सही दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरवन है, बिल्कुल सही दिया गया है। दुनिया की सबसे गहरी झील आपकी सुपीरियर झील हो जाएगी, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आपकी दुनिया की जो सबसे गहरी झील है यह आपकी बैकाल झील हो जाएगी। तो यहाँ पे गलत दिया गया है। दुनिया की जो सबसे गहरी झील है आपकी बैकाल झील है, न कि सुपीरियर झील। सुपीरियर झील की खासियत क्या है
आपकी जो सुपीरियर झील है इसकी खासियत क्या है, तो यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, जो कि आपको अमेरिका और कनाडा में मिलेगी। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका सहारा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं था, इसको आप याद कर लीजिएगा। संविधान के द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है, तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है लोकसभा की अधिकतम संख्या। तो आप इसे याद रखिएगा। इसमें से 2 आपके जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग होते थे उनका जो प्रतिनिधित्व था उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था। आपको उस की पहचान करनी है, उस अधिनियम की पहचान करनी है, संविधान संशोधन अधिनियम की, जिसने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका इसमें से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1992 में यह अधिनियम था आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसी ने जो है पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और यह किस अनुसूची में आपका पंचायती राज है, तो 11वीं अनुसूची जो हमारी है उसमें आपको मिलेगा पंचायती राज। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से जुड़े कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल जो है आपके 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट हैं पंचायती राज से जुड़े हुए, जो कि 11वीं अनुसूची में हमारे रखे गए हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में से एक नहीं है। यानी कि पंचायती राज की जो 3 स्तरीय व्यवस्था है इसमें किसको शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें से आपका नगर परिषद नहीं होगा, बाकी आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा, पंचायत समिति हो जाएगी, जिला परिषद हो जाएगा, लेकिन आपका नगर परिषद नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो पहला प्रैक्टिस सेट था एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए, उसको हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।